हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव बाइट्स। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पिछली वीडियो में हमने SHA 256 हैश पॉइंटर्स, हैश टेबल्स और मार्कर ट्री के बारे में बात किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर, स्क्रूज कॉइन और गुफी कॉइन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात करने से पहले हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रिप्शन में बेसिकली क्या किया जाता है, किसी मैसेज या फिर किसी टेक्स्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जो कि ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना टफ़ होता है। सिमिलरली डिक्रिप्शन में उसी मैसेज या साइफर टेक्स्ट, जिसे हम कह सकते हैं जो इंक्रिप्शन से इंक्रिप्ट हुआ है, उस जो इंक्रिप्शन का आउटपुट है उसे साइफर टेक्स्ट हम कह सकते हैं। साइफर टेक्स्ट को दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं मैसेज कर रही हूँ आलिया को और मैं चाहती हूँ कि कोई थर्ड पार्टी वो मैसेजेस ना पढ़ पाए, तो मैं क्या करूँगी, वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजूँगी आलिया को। आलिया उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी और सिर्फ वही पढ़ पाएगी। डिक्रिप्शन से पहले उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ पाएंगे। अब इंक्रिप्शन के भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक ही की यूज़ होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। जैसे मैं आलिया से बात कर रही थी तो मेरे पास भी वही सिमिलर की होगी जिससे मैं इनक्रिप्ट कर रही हूँ, और आलिया के पास भी वही सिमिलर की होगी जिससे वो डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को पढ़ पा रही है। ये फास्ट होता है लेकिन सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि दोनों के पास सेम ही कीज़ होते हैं। अगर हैकर को एक भी की का अगर पता चल जाए तो वो ईज़िली मैसेजेस को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए दो डिफरेंट कीज़ होती हैं। इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की होती है और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की होती है। जैसे मैं आलिया को मैसेज भेज रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, आलिया की पब्लिक की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजूँगी आलिया को, और आलिया अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगी। बाकी कोई थर्ड पार्टी वगैरह उस मैसेज को नहीं जान पाएगी। या आलिया मुझे मैसेज भेज रही है तो वो मेरी जो पब्लिक की होगी उससे उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगी, मुझे भेजेगी, और मैं अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाऊँगी। ये सिक्योर तो है लेकिन फास्ट इतना नहीं होता। तो सिस्टम्स क्या करते हैं कि मोस्टली दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे HTTPS में जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो पहले जो सेक्शन बनता है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से बनता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर होता है। वंस अ सेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वो फास्ट होता है। सो दोनों को कंबाइन किया जाता है। अब इंक्रिप्शन और इनकोडिंग वर्ड्स थोड़े सिमिलर हैं लेकिन मीनिंग टोटली डिफरेंट है। इंक्रिप्शन हमने देख लिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। इनकोडिंग एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें हम डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो मशीन के लिए ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो और ट्रांसफ़र करने के लिए ईजी हो। हम यूनिकोड में कर सकते हैं बेस 56 की 58, आई थिंक 56 था, बेस 56 में कर सकते हैं। अब हमने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं तो अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की। तो डिजिटल सिग्नेचर्स एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ है। ये हमें ये बताती हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डेटा या फिर मैसेज साइन किया है उस इंसान ने जिसके पास प्राइवेट की है। हर प्राइवेट की के कोरिस्पोंडिंग एक पब्लिक की होती है। उस पब्लिक की से वेरीफाई किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को। ऐसा नहीं है कि अभी आलिया की पब्लिक की को लाके मेरे साइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो पब्लिक की है, ये साइन है तो वो ट्रू आएगा। ऐसा नहीं होता। मैंने अगर साइन किया है तो मेरी पब्लिक की से ही वो साइन वेरीफाई हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रही हूँ तो मेरा वॉलेट क्या करेगा कि जो ट्रांजैक्शन है उसके हैश को साइन करेगा मेरी प्राइवेट की से, और जो माइनर्स या दूसरे नोड्स हैं वो वेरीफाई कर सकेंगे मेरी पब्लिक की से कि वेदर ये जो ट्रांजैक्शन है ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगी ब्लॉक्स में।
प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पब्लिकली वेरीफाइबल होना चाहिए। सिमिलरली पब्लिक की से मेरा साइन वेरीफाई ईज़िली हो सकता है और रियल लाइफ में भी कोई सिग्नेचर देख के हम ईज़िली वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर जो साइन किया गया है ये करेक्ट है या नहीं है। अनफॉर्जेबल मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे साइन कोई दूसरा कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके वो साइन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक मैसेज बाउंड, हर एक सिग्नेचर बाउंड होता है किसी मैसेज के साथ। अगर थोड़ी सी भी चेंजेस करने की कोशिश की जाती है तो वो सिग्नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और पब्लिक की से जब हम उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें करेक्ट रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता। इर्रिवोकेबल, अगर कोई बंदा साइन कर रहा है तो वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि ये साइन मैंने नहीं किया है, ठीक है। सिग्नेचर्स के लिए जो प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ होती है वो किसी रैंडम सेट से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इसके बारे में हमने हैशिंग लेक्चर 2 आई गेस लेक्चर 2 में बात कर रखा है। हाइमेन एंट्रोपी के सेट से लिया जाता है ताकि जो अटैकर है वो ब्रूट फोर्स के ज़रिए फाइंड ना कर पाए हमारी प्राइवेट की को। अगर उसके पास प्राइवेट की का एक्सेस चला गया तो वो हमारे फंड्स वगैरह को ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये जो प्राइवेट की पब्लिक की है बेसिकली हम खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं। इसके लिए एल्गोरिदम्स और हैशिंग फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। जैसे ECDS है, हम इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में बात करेंगे, उसका यूज़ करते हैं हम प्राइवेट की और पब्लिक की और सिग्नेचर्स के लिए। मैसेज साइज़ की बात करें तो अगर हमारे पास डेटा सेट बड़ा है, मैसेज ज़्यादा है तो डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनली हमारे पास वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिस वजह से क्या किया जाता, डायरेक्ट मैसेज को साइन नहीं किया जाता बल्कि मैसेज के हैश को साइन किया जाता है। जो कि रेंडमाइजेशन में बेसिकली ये है कि हमने शायद लेक्चर 2 में बात की है हाइमेन एंट्रोपी के बारे में, जहाँ से हम रैंडम वैल्यूज़ को उठाते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो। सिमिलरली हमारी प्राइवेट और पब्लिक की जो बन रही है वो एक हाइमेन एंट्रोपी के सेट से होनी चाहिए, लेकिन ये हम खुद नहीं बना रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले से फंक्शंस मौजूद है जैसे ECDS है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वो यूज़ हम करते हैं पब्लिक, प्राइवेट और सिग्नेचर्स के लिए। सेकेंड है हमारे पास मैसेज साइज़। मैसेज का साइज़ छोटा होना चाहिए। ये कंप्यूटेशन जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, तो अगर हमारे पास डेटा सेट बड़ा होगा या मैसेज का साइज़ बड़ा है तो इट कैन टेक मोर रिसोर्सेज। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जो मैसेज का हैश होता है उसे साइन किया जाता है इंस्टेड ऑफ साइनिंग द मैसेज। इससे रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ जाती है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एग्जांपल दी थी, ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है तो हमारा वॉलेट साइन करता है हैश ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, हैश को साइन करता है इंस्टेड ऑफ साइनिंग दी ओरिजिनल मैसेज। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स में ECDS है। अब ECDS के बारे में बात करने से पहले हम कुछ ट्रेडिशनल सिग्नेचर एल्गोरिदम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले RSA 1977 में डेवलप्ड हुआ था। इसमें एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ होता है जिसे ट्रैप डोर फंक्शन कहते हैं, जो कि ईज़िली वेरीफाइबल है, लेकिन उससे ओरिजिनल डेटा फाइंड करना इज़ हार्ड। RSA में सिंपली 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, उससे जो नंबर आता है उससे रिवर्स बैक करना, मतलब उससे ये फाइंड करना कि ये नंबर किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, इज़ हार्ड इन अ सेंस कि अगर हमारे पास नंबर छोटा है, नंबर की लेंथ छोटी है तो ऑब्वियसली इट्स इजी। अगर नंबर की लेंथ ज़्यादा है तो इट्स कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। जैसे आजकल जो RSA की साइज़ है इट्स अराउंड 1024 टू 2048 बिट्स लॉन्ग। अब इतने लंबे नंबर के लिए ये फाइंड करना कि किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है, इस कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। ये अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक इसकी साइज़ का है। साइज़ बड़ी है जिस वजह से ये कंप्यूटेशनली कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो ECC है, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। ये एक एलिप्टिक कर्व को यूज़ करता है किसी फाइनाइट फील्ड में
इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी रिलाई करता है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी रिलाई करता है इलिप्टिक कर्व्ड डिस्क्रीट लोगरिथमिक प्रॉब्लम पे। इसकी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये इसकी सिक्योरिटी अच्छी है और साथ साथ इसका लेंथ भी छोटा है। ये सिर्फ और सिर्फ 256 बिट्स कंज्यूम करता है और 256 बिट्स की जो सिक्योरिटी लेवल है वो सेम है RSA के 3078 बिट्स कंज्यूम करके जो सिक्योरिटी हमें RSA में मिल रही होती है वो ECC में 256 बिट्स कंज्यूम करके हमें मिल जाती है। सो ECC एक बहुत इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव है RSA का और सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद शॉर्टर कीज़ और इट्स मोस्टली यूज्ड। ECDS है इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम भी इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है जो कि सिमिलर इलिप्टिक कर्व को यूज़ करता है। इन बिटकॉइन जो एक स्पेशल इलिप्टिक कर्व यूज़ होता है जिसे SEC 256K1 कहते हैं जो कि सिक्योरिटी और स्पीड दोनों को बैलेंस करता है। इसमें जो ECDS है इसमें सिग्नेचर्स क्रिएट करते वक्त एक रैंडम नंबर नंस भी ऐड किया जाता है ताकि इवन अगर मैसेजेस सेम भी है तो उनका सिग्नेचर डिफरेंट हो। ECDSA में जो प्राइवेट की होती है उसकी साइज़ 256 बिट्स होती है और जो पब्लिक की होती है उसकी साइज़ 512 बिट्स की होती है जिसमें X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट दोनों शामिल है। मोस्टली कहा जाता है कि X कोऑर्डिनेट 257 बिट्स को ऑक्यूपाई करता है और Y कोऑर्डिनेट 255 बिट्स को, जो कि कंबाइन होकर 512 बिट्स बन जाते हैं। यानी पब्लिक की हमारे पास 512 बिट्स की होती है और जो मैसेज का साइज़ होता है वो 256 बिट्स का होता है। 256 बिट्स का क्यों होता है? क्योंकि हम मैसेज को डायरेक्ट साइन नहीं कर रहे होते बल्कि उसका हैश करके उस हैश को हम साइन कर रहे होते हैं। और जो सिग्नेचर की साइज़ होती है वो 512 बिट्स की साइज़ होती है सिग्नेचर की। तो ये था ECDSA के बारे में। अब हम बात करते हैं गुफी कॉइन के बारे में जो कि एक मीम कॉइन है। गुफी कॉइन में गुफी क्या कर सकता है कि कॉइन्स क्रिएट कर सकता है। उसे क्रिएट फंक्शन और एक यूनिक आईडी की नीड है जिसके ज़रिए वो कॉइन्स क्रिएट करके जिसे चाहे बेच सकता है। जैसे उसने कॉइन क्रिएट किया है, साइन किया है, साइन कौन करेगा? गुफी करेगा। किस चीज़ से? अपनी प्राइवेट की से। करने के बाद उसने वो कॉइन्स भेजे हैं एलिस को, एलिस की पब्लिक की पे वो कॉइन्स भेजे हैं। और यहाँ पे ये जो H और राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये हैश पॉइंटर्स हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं प्रीवियस ब्लॉक को। एलिस को भेजा है, अपनी प्राइवेट की से गुफी ने साइन किया है। करने के बाद अब ये कॉइन्स एलिस के पास आ गए। एलिस ने क्या किया? यही कॉइन्स आगे बॉब को भेजे हैं। अब एलिस जब बॉब को भेज रही है तो एलिस क्या करेगी? अपनी प्राइवेट की से उस ट्रांजैक्शन को साइन करेगी और वो जो बॉब है उसकी पब्लिक की को भेजेगी। बेसिकली पब्लिक की को नहीं भेजा जाता बल्कि हैश ऑफ पब्लिक की को भेजा जाता है। अभी तक के लिए बस आप समझ लें कि पब्लिक की को भेजा जाता है। अब गुफी कॉइन में इशू क्या था? डबल स्पेंडिंग अटैक्स, मीन्स कि एक ही कॉइन दो दफ़े यूज़ करना। जैसे कि यहाँ पे स्क्रूज ने कॉइन्स भेजे हैं एलिस को। एलिस ने क्या किया? दो ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हैं, एक बॉब को वो बेच रही है और दूसरा चक को बेच रही है। उसने दोनों को सेम ही टाइम पे ब्रॉडकास्ट कर लिए। अब जब सेम टाइम पे ब्रॉडकास्ट किया है तो बॉब को लग रहा है कि वो कॉइन्स उसके हैं, चक को लग रहा है कि वो कॉइन्स उसके हैं। तो इट वाज अ मेन इशू इन गुफी कॉइन जिसको ये सॉल्व नहीं कर पाए। जिसके बाद स्क्रूज कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ जो कि ये डबल स्पेंडिंग के अटैक को रिजॉल्व कर रहा था। इसमें क्या था कि स्क्रूज पब्लिश करता था एक अपेंड ओनली लेजर्स, यानी ट्रांजैक्शंस के एक लेजर को अपेंड करता था। हर एक ट्रांजैक्शन को स्क्रूज साइन करता था और उन्हें उस लेजर में ऐड करता था। स्क्रूज क्या करता था कि वो ट्रांजैक्शंस को साइन करता था और उस लेजर में पब्लिश करता था। अब डबल स्पेंडिंग कैसे यहाँ प्रिवेंट हो रही है? यहाँ पे जैसे ब्लॉक्स
है हमारे पास, अगर कोई ट्रांजैक्शन करके पब्लिश कर रहा है तो वो ब्लॉक में स्क्रूज साइन करने के बाद ऐड कर रहा है, जिससे यहाँ हैश पॉइंटर पॉइंट कर रहा है प्रीवियस ब्लॉक को। और अगर किसी भी कॉइन या किसी भी ब्लॉक में किसी ट्रांजैक्शन को डबल स्पेंड करने की कोशिश की जाए तो उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जा सकती है हैश पॉइंटर्स के ज़रिए, और आगे जितने ब्लॉक्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, जिससे कि ब्लॉकचेन वैलिड नहीं रहेगी। तो स्क्रूज ने इसी तरीके से जो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व की थी। स्क्रूज कॉइन में दो फंक्शंस हैं, एक क्रिएट कॉइन ट्रांजैक्शंस और एक पे कॉइन ट्रांजैक्शंस का। क्रिएट कॉइन में क्या एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें स्क्रूज मल्टीपल कॉइन्स क्रिएट कर सकता है और उन्हें रिसिपिएंट में बेच सकता है। जैसे यहाँ ये ट्रांजैक्शन आईडी 73 है और यहाँ पे ये टाइप क्रिएट कॉइन्स का है। ये जो कॉइन्स है उनकी वैल्यू है और ये रिसिपिएंट है जिन्हें ये कॉइन्स क्रिएट होने के बाद चले जाएंगे। ये कॉइन आईडी, रिमेंबर स्क्रूज में हर एक कॉइन का एक यूनिक कॉइन आईडी है, जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजैक्शन आईडी, और सेकंड उस ट्रांजैक्शन आईडी में किस इंडेक्स पे वो कॉइन था। जैसे कि ये कॉइन 0 इंडेक्स पे है तो 73 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख दिया गया है। सेकंड जो फंक्शन है वो है सेकंड फंक्शन है पे कॉइन, जिसमें क्या किया जाता है कि जो सेंडर कुछ कॉइन्स बेचता है पे कॉइन को, जहाँ से वो कॉइन्स डिस्ट्रॉय होते हैं और न्यू कॉइन्स क्रिएट होकर जो रिसिपिएंट थे उन्हें सेंड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 68 इंटू 1, 42 इंटू 0 और 72 इंटू 3 ये कॉइन्स बेच दिए गए हैं। ये कॉइन आईडीज़ है जो सेंडर्स थे, उन्होंने ये कॉइन्स भेजे हैं इस ट्रांजैक्शन को। यहाँ से ये कॉइन्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेम ही वैल्यू के न्यू कॉइन्स जनरेट होंगे और वो जो रिसीवर है उसको सेंड होंगे। यहाँ पे जो पे कॉइन है उसको वैलिड होने के लिए ये कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल होने चाहिए। कंज्यूम्ड कॉइन वैलिड, यहाँ पे जो कॉइन्स भेजी जा रही हैं ये वैलिड होनी चाहिए, कहीं डबल स्पेंड वगैरह ना हुई हो। और ये जो कॉइन्स हैं, ये जो चेन कॉइन आईडी, ये कॉइन आईडीज़ हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किया, ये कॉइन आईडीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये कंज्यूम्ड नहीं होने चाहिए और नॉट ऑलरेडी कंज्यूम्ड ये हो गया। जो जितने वैल्यूज़ जितने कॉइन्स यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उतने कॉइन्स ही बनने चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं बनने चाहिए। और जितने लोग इस ट्रांजैक्शन में कॉइन्स बेच रहे हैं उतनी सिग्नेचर्स होनी चाहिए, फिर ये जो पे कॉइन है वो वैलिड होगा। अब स्क्रूज कॉइन में इश्यूज़ क्या थे? स्क्रूज की मोनोपोली थी, स्क्रूज कॉइन्स क्रिएट कर रहा था, स्क्रूज साइन कर रहा था, स्क्रूज बेच रहा था, स्क्रूज चाहे तो फेक ट्रांजैक्शंस कर सकता था, कुछ के रिकॉर्ड्स इंक्लूड नहीं कर सकता था, ब्लैकमेल भी कर सकता था, और अगर वो बोर हो जाए तो वो कॉइन्स क्रिएट करना और कॉइन्स पे करना भी बंद कर सकता था। तो ये सारे इश्यूज़ थे जो स्क्रूज कॉइन के साथ थे। रिमेंबर ये भी एक मीम कॉइन ही था। मीम कॉइन्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते, वो वैसे किसी इंटरनेट मीम या किसी ऐसी चीज़ पे बने होते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस क्या है? ये एक सेंट्रल एंटिटी थी स्क्रूज, जो कि जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे। इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम बन के आ रहा है वो डिसेंट्रलाइज होना लाजमी है। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तो वी विल अगेन फेस दीज ऑल इश्यूज़, और कंसेंसस मैकेनिज़्म उसमें होना चाहिए ताकि जितने नोड्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना कोई ना कोई इनपुट या अपनी कोई ना कोई डिसीजन दे सके उस नेटवर्क में। मिंटिंग में कंट्रोल होना चाहिए। अभी जैसे स्क्रूज कॉइन में स्क्रूज न्यू कॉइन्स क्रिएट कर रहा था, वो जितने चाहे स्क्रूज न्यू कॉइन्स क्रिएट करके अपने जो फेवरेट लोग हैं उन्हें बेच सकता था। तो मिंटिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए, और लेजर और जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो। तो हमने देखा कि जो स्क्रूज और
गुफी कॉइन्स थे, उससे हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। उन सब के रिजोल्यूशन के लिए हमें कोई एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहिए जो कि हमें ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाए, तभी वो एक बेटर क्रिप्टो करेंसी होगी। तो इस कॉइन में हमने स्क्रूज कॉइन, गुफी कॉइन, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।